बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन आज 4 सितंबर है, दिन है जुमातुल मुबारक का और साल 2020। आज की वीडियो में दो अहम खबरें आप नाज़रीन के साथ डिस्कस करेंगे। पहली खबर, वज़ीर आज़म इमरान खान ने नताइज की परवाह किए बगैर आज एक दलेराना फैसला किया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा का इस्तीफ़ा एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। वो कौन से नताइज हैं जिसके वज़ीर आज़म इमरान खान ने परवाह नहीं की, उन नताइज पर आगे चल के डिटेल में आप नाज़रीन के साथ डिस्कशन करेंगे। लेकिन इससे पहले बहरिया टाउन की जानिब से जो अरबों रुपए की लूट मार के सिलसिले का आगाज़ किया गया है, बहरिया टाउन के रिहायशियों की जेबों से सैकड़ों अरब निकालने का जो मंसूबा बनाया गया है, इस सारे सिलसिले का आगाज़ हुआ है जब से एहतसाब अदालत की जानिब से जैन मलिक की प्ली बारगेन की दरख्वास्तों को एक्सेप्ट किया गया है। इसके साथ साथ बहरिया टाउन की जानिब से सुप्रीम कोर्ट को भी चूना लगाने की कोशिश की जा रही है। इस खबर पर सबसे पहले बात करेंगे। नाज़रीन, फेक अकाउंट के 9 ऐसे करप्शन के केसेस हैं जिसमें जैन मलिक ने नैब के साथ 9.5 अरब रुपए की प्ली बारगेन की। इन प्ली बारगेन की दरखास्तों की बाकायदा मंजूरी के लिए एहतसाब अदालत में पेश किया गया, बाकायदा समात हुई। जैन मलिक भी वीडियो लिंक के जरिए कमरा अदालत में पेश हुए। जज मोहम्मद बशीर के सामने जैन मलिक ने अपनी करप्शन का बाकायदा तौर पर एतराफ़ किया कि फ़ेक अकाउंट केसेस में उनकी जानिब से बहरिया टाउन की जानिब से अरबों रुपए की करप्शन की गई, जो वो नैब को वापस करने के लिए तैयार हैं। जज मोहम्मद बशीर की जानिब से कुछ सवालात भी पूछे गए, लेकिन जैन मलिक का ये कहना था कि ये प्ली बारगेन नैब के साथ किसी दबाव के बगैर, किसी प्रेशर के बगैर की गई है। और ये भी कहा गया जैन मलिक की जानिब से कि इस प्ली बारगेन के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उससे भी मैं बखूबी आगाह हूँ। जब ये स्टेटमेंट दे दिया गया जैन मलिक की जानिब से, तो एहतसाब अदालत ने, जज मोहम्मद बशीर ने जैन मलिक की प्ली बारगेन की दरखास्तों को एक्सेप्ट कर लिया। इस सारी डेवलपमेंट के बाद हुआ यह है कि करप्शन के जितने भी केसेस फेक अकाउंट के हवाले से बहरिया टाउन के हैं, चाहे वो जैन मलिक के हैं, अली रियाज मलिक के हैं, इन तमाम केसेस में मुलजमान की फहरिस्त से अली रियाज मलिक का, जैन मलिक का और बहरिया टाउन का नाम जो है वो निकाल दिया गया है। अब हुआ यह है कि इस रकम को 9.5 अरब रुपए की रकम को अवाम की जेबों से निकालने का मंसूबा बनाया गया है। बहरिया टाउन की जानिब से रिहायशियों को अरबों रुपए अदायगियों के नोटिस जारी करने के सिलसिले का आगाज़ कर दिया गया है। ये नोटिस जारी किए जा रहे हैं बकाया जात की मद में कि इतने लाख रुपए आपके बकाया हैं, ये फौरी तौर पर अदा करें, और जुर्मानों की मद में कि फ़लाँ पेमेंट आपने ताख़ीर से दी गई थी, इतने लाख रुपए आप पर जुर्माना बनता है या आपको अदा करना होगा, बसूरत दीगर आपके प्लॉट की जो अलाटमेंट है उसे कैंसिल कर दिया जाएगा। इसी तरह से एडिशनल डेवलपमेंट सरचार्ज की मद में भी जो है वो पैसे वसूल किए जा रहे हैं। और कहा यह जा रहा है कि अगर ये पैसे जो लाखों रुपए के नोटिस जारी किए जा रहे हैं रिहायशियों की जानिब से जमा ना कराए गए, तो उनके जो अलाटमेंट लेटर हैं, प्लाट की जो अलाटमेंट है, उसे मनसूख कर दिया जाएगा। बहरिया टाउन के रहायशी जो हैं वो सरापा एहतजाज भी हैं, लेकिन मजबूर भी हैं ये पैसे बहरिया टाउन के पास जमा कराने के लिए। इसी तरह से बहरिया टाउन ने सुप्रीम कोर्ट को भी चूना लगाने की एक कोशिश की है। सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की है जिसमें बहरिया टाउन का ये कहना है कि कोरोना वायरस की वजह से जहां पूरी दुनिया की जो इकॉनमी है इफेक्ट हुई है, पाकिस्तान की इकॉनमी इफेक्ट हुई है, पाकिस्तान का जो तामीराती सेक्टर है वो बुरी तरह से मुतासर हुआ है, तो बहरिया टाउन का जो कारोबार है वो डूब रहा है, इसे बचाया जाए। और जो 460 अरब रुपए की अदायगियाँ सिंध बहरिया टाउन प्रोजेक्ट के हवाले से की जानी है, उसे 2 साल के लिए मौखर किया जाए। ये जो दरख्वास्त दायर की गई है बहरिया टाउन की जानिब से, उसके कंटेंट्स में आप नाज़रीन के साथ शेयर कर लेता हूँ, और ये भी बताता हूँ कि क्या डील जो है वो बहरिया टाउन और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान हुई थी, क्योंकि बहुत से नाज़रीन ऐसे हैं जो आज हमारी ये वीडियो देख रहे हैं। क्या डील हुई थी बहरिया टाउन और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान, शायद वो इस बात से आगाह ना हो। 460 अरब रुपए बहरिया टाउन ने कराची के बहरिया टाउन के मंसूबे के हवाले से जो औने पौने दाम सिंध हुकूमत से 16,000 एकड़ ज़मीन खरीदी गई थी, 460 अरब रुपए देने का वादा किया गया। 25 अरब रुपए बहरिया टाउन की जानिब से एडवांस में सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिए गए, और अगले 4 सालों में 48 इंस्टॉलमेंट की सूरत में 2.5 अरब रुपए माहाना की बुनियादों पर इंस्टॉलमेंट देने की कमिटमेंट की गई, और 7 सालों में ये रकम अदा होनी थी, और बाकी जो 3 साल हैं उसमें 2.5 अरब रुपए की जो माहाना की इंस्टॉलमेंट थी, 36 इंस्टॉलमेंट 3 सालों में जमा करानी थी। इस पर 4% का जो मार्कअप था वो भी बहरिया टाउन ने जमा कराना था। अब तक बहरिया टाउन की जानिब से 25 बिलियन रुपए पहले जमा करा दिए गए थे, बाकी 435 अरब जमा कराने थे। अब तक मजमूई तौर पर 57 अरब रुपए बहरिया टाउन सुप्रीम कोर्ट में जमा करा चुका है। लेकिन अब कोरोना वायरस की वबा के बाद सुप्रीम कोर्ट में बहरिया टाउन ने एक दरख्वास्त दायर की है जिसमें यह कहा गया है कि हमारा बिजनेस कोरोना वायरस की वजह से शदीद जो है वो मुतासर हुआ है, हमारा सेक्टर डूब रहा है,
तो सुप्रीम कोर्ट बहरिया टाउन को महफूज बनाने के लिए, उसके कारोबार को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए ये इंस्टॉलमेंट की जो अदायगियों का सिलसिला है इसे फौरी तौर पर रोक दे और 2 सालों तक हमसे किसी किस्म की इंस्टॉलमेंट जो है वो ना मांगी जाए। जबकि हकीकत यह है कि जो कोरोना वायरस है उसने पूरी दुनिया की इकॉनमी को ज़रूर अफेक्ट किया है, लेकिन पाकिस्तान में जो इकॉनमी है, जो मईशत है, वो इस तरह से अफेक्ट नहीं हुई। बल्कि वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से तो खुसूसी जो तामीराती सेक्टर है उसे पैकेजेस दिए गए हैं ताकि इस सेक्टर के ज़रिए ना सिर्फ पाकिस्तान की इकॉनमी को ऊपर उठाया जा सके बल्कि रोज़गार के सिलसिले का भी आगाज़ हो चुके। लेकिन इस मौके से बहरिया टाउन फ़ायदा उठाना चाहता है और कोशिश ये है कि एक तो जो 9.5 अरब रुपए हैं वो भी रिहायशियों की जेबों से निकाले जाएं और ये 460 अरब रुपए नोटिस जारी करके अवाम की जेबों से निकाल लिए जाएं, लेकिन अदालत से 2 साल का जो है वो एक रिलैक्सेशन पीरियड जो है वो हासिल कर लिया जाए और 2 साल के बाद ये पैसे जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए जाएं। जबकि पहले ही अदालत ने 7 साल का अरसा जो है वो बहरिया टाउन को दिया है और 7 सालों में ये 460 अरब रुपए जो सुप्रीम कोर्ट में जमा होने हैं, जो बहुत बड़ा अरसा है, और मजीद 2 साल बहरिया टाउन की जानिब से मांगे जा रहे हैं। और ये कहा गया है कि हमारी इस दरख्वास्त को सुप्रीम कोर्ट 7 सितंबर को समाअत के लिए मुकर्रर करके मुनासिब फैसला जारी करे। अब हम जो हमारी पहली टॉप स्टोरी है उस पर हम बात कर लेते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज किन नताइज की परवाह नहीं की और लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा का इस्तीफ़ा एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। नाजरीन, ये ऐसा इस्तीफ़ा था जो खुद रज़ा कराना तौर पर आसिम सलीम बाजवा साहब की जानिब से दिया गया। हैरान कुन बात यह थी कि आसिम सलीम बाजवा साहब ने जो अहमद नूरानी की खबर शाया की गई गैर मरूफ वेबसाइट पर, उसे गद्दार भी कहा गया। तमाम खबर की तरदीद करने के बाद, हकाइक को झुटलाने के बाद, इल्ज़ामात की तरदीद कर देने के बाद, मुस्तरद कर देने के बाद मुझे ज़ाती तौर पर समझ नहीं आया कि क्यों आसिम सलीम बाजवा की जानिब से वज़ीर आज़म इमरान खान के मुशीर के ओहदे से वो इस्तीफ़ा देना चाहते हैं। आज जब वो वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ उनकी 3 बजे मुलाकात शेड्यूल थी और उस मुलाकात में जब उन्होंने अपना इस्तीफ़ा वज़ीर आज़म इमरान खान को पेश किया तो इमरान खान ने कहा कि आपकी जानिब से जो वजाहत पेश की गई है मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ और आप अपना काम जो है बतौर मुशीर इत्तलात वज़ीर आज़म इमरान खान आप अपना काम जारी रखें। इस फैसले के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान को ख़ास तौर पर तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। इमरान खान जो है वो तनकीद की जद में है, जिसमें एक इल्ज़ाम तो ये दिया जा रहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने आसिम सलीम बाजवा को NRO दे दिया। अगला इल्ज़ाम ये दिया जा रहा है कि करप्शन के हवाले से जो इमरान खान अपना नज़रिए की बात करते हैं उस नज़रिए से, उस मौक़िफ़ से पीछे हट गए हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि अजमल वज़ीर को तो करप्शन के इल्ज़ामात पर फौरी तौर पर मुस्तफ़ी होने का कह दिया गया, ओहदे से हटा दिया गया। और जब नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट के हवाले से तहकीकात नैब में शुरू हुई, रेफरेंस दायर किया गया तो इमरान खान की जानिब से बाबर अवान से भी इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया गया। लेकिन यहाँ पर इल्ज़ाम ये दिया जा रहा है क्योंकि इमरान खान सिलेक्टर हैं, वो किस तरह से सिलेक्टेड हैं, वो किस तरह से सिलेक्टर का जो है वो इस्तीफ़ा कबूल कर सकते हैं। नाज़रीन, इस खबर पर जो हमारी डिस्कशन है वो जारी रहेगी। यहाँ पर अजान शुरू हुई है, अजान के बाद फौरी आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। अच्छा, तो नाज़रीन, मैं खुद ज़ाती तौर पर ये समझने से कासिर हूँ कि अहमद नूरानी को गद्दार भी कहा गया, उसकी स्टोरी को झुटला भी दिया गया, मुस्तरद भी कर दिया गया। और उस झूठी खबर पर क्यों आसिम सलीम बाजवा साहब जो एक मजबूत एहसाब के साबिक फ़ौजी अफसर समझे जाते हैं, पाक फ़ौज में उन्हें एक ज़ेर फ़ौजी अफसर के तौर पर माना जाता था, और एक झूठी खबर पर वो अपना असली इस्तीफ़ा जो है वो वज़ीर आज़म इमरान खान को देने के लिए पहुंच गए। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज आसिम सलीम बाजवा साहब, जो जैसा कि मैं इससे पहली वीडियो में बताया कि एक शरीफ इंसान है, शरीफ ख़ानदान के साथ उनका ताल्लुक़ है, तो उन्हें एक ना करदा जुर्म की भेंट चढ़ने से जो है वो बचा लिया। इल्ज़ाम क्या था और किस तरह से तरदीद की गई आसिम सलीम बाजवा की जानिब से, मैं चंद चीज़ें आप नाज़रीन के सामने रख देता हूँ। अहमद नूरानी की खबर में यह कहा गया कि 99 कंपनियां हैं, लेकिन आसिम सलीम बाजवा साहब ने कहा कि 99 नहीं 29 कंपनियां हैं, 27 अमेरिका में काम करती हैं, 2 कंपनियां जो है वो UAE में ऑपरेट करती हैं। अहमद नूरानी ने यह कहा कि 52 मिलियन डॉलर की जो है वो इन्वेस्टमेंट की गई है इनके भाइयों की जानिब से, अहलिया की जानिब से, बच्चों की जानिब से। लेकिन आसिम सलीम बाजवा ने ये नहीं कहा कि इन्वेस्टमेंट जो है वो 52 की नहीं बल्कि 26 मिलियन डॉलर की है, बल्कि 18 मिलियन बढ़ाकर बताया गया कि ये इन्वेस्टमेंट 12 मिलियन की नहीं बल्कि 70 मिलियन डॉलर की है, जिसमें 10 मिलियन डॉलर जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट है, 50 दीगर इसमें शराकतदार हैं और 60 मिलियन जो है वो बैंकों से कर्जा लिया गया है।
और जो बड़ा संगीन इल्ज़ाम था आसिम सलीम बाजवा साहब पर, वैसे मैं अभी भी समझने से कासर हूँ कि इतने मजबूत एसाब का मालिक साबिक फौजी अफसर किस तरह से मीडिया के इस खबर के प्रेशर में आया और इस्तीफ़ा देने पर मजबूर हो गया। और जो इल्ज़ाम था कि जो सिल्क लाइन कंपनी है आसिम सलीम बाजवा साहब के भाइयों की, वहाँ इस कंपनी में सी पैक के एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो दिया गया आसिम सलीम बाजवा की जानिब से, जबकि इस खबर को भी झुठला दिया गया कि इस खबर का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। और जो संगीन इल्ज़ाम था कि जो माइनिंग कंपनी बनाई गई आसिम सलीम बाजवा के बच्चों की जानिब से, करप्टन माइनिंग कंपनी, जब आसिम सलीम बाजवा बलूचिस्तान में पाक फौज के सरबराह थे, कमांडर्स सदरन कमांड थे या जो भी नाम है, तो वहाँ पर उन्होंने अपने बेटे की कंपनी को नवाजा गया। लेकिन आसिम सलीम बाजवा ने यह बताया कि ये कंपनी तो रजिस्टर्ड ही तब हुई जब वो पाक फौज से रिटायर्ड हो चुके थे। सितंबर 2017 से लेकर 2019 तक आसिम सलीम बाजवा बलूचिस्तान में पाक फौज के सरबराह के तौर पर अपनी खिदमात जो है वो सर अंजाम देते रहे। और बाजवा साहब ने कहा कि ये कंपनी 2019 में रजिस्टर्ड हुई और कोई कम बिजनेस भी इस कंपनी ने नहीं किया। और पापा जॉन्स के पिज़्ज़े के हवाले से इल्ज़ाम लगाया गया, लेकिन बाजवा साहब ने यह कहा कि जो बाजको ग्लोबल मैनेजमेंट है उसके पापा जॉन पिज़्ज़ा की जो मैनेजमेंट है उसके मफाद में कोई ज़ाती मफाद हमारा नहीं है। फ्रेंचाइज का ज़रूर जिक्र किया गया और ये इन तमाम इल्ज़ामात की उनकी जानिब से तरदीद की गई। इसके अलावा और कौन सा इल्ज़ाम था जिसकी उन्होंने तरदीद की? हाँ, ये इल्ज़ाम लगाया गया कि बतौर चेयरमैन सी पैक अथॉरिटी उन्हें 50 लाख तनख्वाह दी जाती है, लेकिन बाजवा साहब ने बताया कि 7,99,000 चेयरमैन सी पैक अथॉरिटी की तनख्वाह है, लेकिन ये तनख्वाह भी जब से वो 10 माह से उनकी जानिब से नहीं ली गई। अब जैसा कि मैं आपको बार बार ये कह रहा हूँ कि मैं खुद ज़ाती तौर पर समझने से कासिर था कि जब ये तमाम खबरें झुटला दी गई, इस स्टोरी को झूठा कह दिया गया, अहमद नूरानी को गद्दार कह दिया गया और ये कहा गया कि ये सी पैक पर हमला था, तो किस तरह से वो माइल हुए कि इस्तीफ़ा देने पर मजबूर हो गए। क्योंकि आज इससे पहले जो वीडियो की थी उसमें मैंने यही बात की थी कि क्यों वो इस्तीफ़ा देने चले थे। अगर इस्तीफ़ा देना था तो फिर दोनों ओहदों पर दी जाते। असल में बाजवा साहब को इस मनसब पर मुशीर इत्तलात वज़ीर आज़म इमरान खान के मनसब पर इसलिए लाया गया था कि इससे पहले जो फिरदौस आशिक अमान थी उनसे जो तवक्कुआत थी इमरान खान की वफाकी हुकूमत की वो पूरी नहीं हो पा रही थी। और जिस तरह से सर्व किया गया आसिम सलीम बाजवा की जानिब से DGISPR में एक पूरा टर्न अराउंड देखा गया, DGISPR में एक बड़ा मुतहरिक इदारा बना दिया गया, ट्रांसफॉर्म किया गया DGISPR को। तो इमरान खान एक्सपेक्ट कर रहे थे जो मीडिया और हुकूमत के दरमियान जो एक डिस्टेंस पैदा हुआ है इसमें आसिम सलीम बाजवा जो है एक ब्रिज का किरदार अदा करेंगे। शिबली फराज साहब को एक बाकायदा मुकम्मल मिनिस्टर बनाया गया और पीछे रहकर जो पॉलिसी मैटर थे वो बाजवा साहब के सपोर्ट किए गए थे कि आप इन तमाम मामलात को देखेंगे। लेकिन बहरहाल अब इमरान खान ने बाकायदा तौर पर फैसला किया है कि उनका इस्तीफ़ा एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और मेरी ये राय है कि शायद इमरान खान साहब को इतना जल्दी इस पर फैसला नहीं करना चाहिए था। इस्तीफ़ा लेके खान साहब रख लेते और बाजवा साहब को कहते कि आप अपना काम जारी रखते और किसी मुनासिब वक्त पर इस फैसले इस्तीफ़े के हवाले से वो फैसला करते। लेकिन बाजवा साहब को गो अहेड दे देते कि आप अपना काम जारी रखें जब तक इस इस्तीफ़े के हवाले से, इस इस्तीफ़े की फेट के हवाले से मैं कोई फैसला नहीं कर लेता। लेकिन नाज़रीन अब भी सूरत हाल वो जूं की तूं अपनी जगह पर मौजूद है। चूंकि ये मामला अभी भी नहीं रुकेगा, ये मामला आगे चलेगा, सवाल उठाए जाएंगे, इल्ज़ामात लगाए जाएंगे, सवाल और भी पूछे जाएंगे, तो ये सिलसिला चलेगा। हो सकता है कि किसी जुडिशल फोरम पर इस मामले को, जैसा कि मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया, किसी न किसी जगह पर आसिम सलीम बाजवा के असासों के हवाले से चैलेंज भी किया जा सकता है। लेकिन जो एंकर इकरारुल हसन है उनकी जानिब से जो ट्वीट किया गया है वो चीज़ है जो मैं भी समझता हूँ कि ये ज़रूर होनी चाहिए। इकरारुल हसन ने यह कहा कि अहमद नूरानी की जानिब से जो एक खबर शाया की गई उसकी तरदीद कर दी गई है और अगर आसिम सलीम बाजवा साहब समझते हैं कि तो उन्हें अहमद नूरानी के खिलाफ हत्या इज़्ज़त का मुकदमा करना चाहिए और अहमद नूरानी जैसे सहाफ़ी को निशाने इबरत बनाना चाहिए। लेकिन अगर वो हत्या इज़्ज़त का मुकदमा दायर नहीं करते तो फिर इस मामले का किसी न किसी जगह पर जो स्टोरी अहमद नूरानी की जानिब से शाया की गई है, पब्लिक की गई है, इस पर किसी जुडिशल फोरम पर फैसला होना चाहिए और सच और झूठ जो है वो अवाम को जानने का पूरा हक है। तो ये नाज़रीन आज की हमारी खबर थी। आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। फिलहाल आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।